guys, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss something about the respiration. So respiration, as you know, every living organism on this earth respire by various processes, by various techniques, and in this topic we have to discuss about respiration in various types of organisms. Okay, and we have to give main focus on human beings. So here we have discussed the respiration system of human beings in detail. Okay, so let's do it. That is respiration. So what happen in respiration? As you know, respiration is a process of exchange of gases. Okay, exchange of gases occurs in this process. So this is also a life process, and every organism need to respire oxygen and exhale CO2 outside environment. Okay, we inhale oxygen and we exhale CO2 in surroundings. So all organisms almost doing this activity. Okay, they take CO2 and they exhale CO2 and inhale oxygen. Firstly, we will discuss here the types of respiration. So here we have two types of respiration. Okay, first one is aerobic respiration and second one is anaerobic respiration. So let's talk on the first type of respiration, that is aerobic respiration. Okay, so ऑलमोस्ट जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है. ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो मेनली यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं. ओके, ऑक्सीजन का इंटेक करेंगे के O2, और मीन्स कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन परफॉर्म होगी. दूसरी टाइप है हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो क्या होता है, एब्सेंस हो जाती है ऑक्सीजन की. ओके, तो कुछ ऐसे भी लोअर ग्रुप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पायर करेंगे. ओके, तो उस तरह की रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. और यही दो मेन टाइप्स हैं. तो जितने भी हमारे अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है इन्हीं टू एक्टिविटीज़ की हेल्प से जो है वो रेस्पायर करेंगे. या तो वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी मींस एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पे मोस्टली जहाँ पे मींस हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगी, कम ऑक्सीजन होगी या ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होगी, एब्सेंस हो जाती है ऑक्सीजन की, तो वहाँ पे जो है ये वाली रेस्पिरेशन होगी, दैट इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन. ओके, तो और ये जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है रेस्पिरेशन में. तो रेस्पिरेशन जो मोस्टली क्यों होती है, बिकॉज जो ग्लूकोज हम इनटेक करते हैं, ओके, फूड लेते हैं हम, ग्लूकोज बनता है एंड प्रोडक्ट. तो ग्लूकोज को अब क्या करना है, उसकी ब्रेक डाउन करवाना है हमें. ओके, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन होगा किसका, ग्लूकोज का. ग्लूकोज का होगा, और ग्लूकोज जो है एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है. ओके, यानी कि आपको पता होगा C6H12O6 इस ग्लूकोज. ओके, ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये. तो यहाँ पे आप देख सकते हो C6 मीन्स 6 कार्बन है यहाँ पे, तो इसलिए इसको 6C कार्बन मॉलिक्यूल्स, C का मतलब यहाँ पे कार्बन है. ओके, तो 6C मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज पायरुवेट. तो यहाँ पे ये जो बॉक्स के अंदर पायरुवेट है ये यहाँ का मेन एंड प्रोडक्ट है. मीन्स फर्स्टली जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा वो सबसे पहले इसी 3 कार्बन मॉलिक्यूल में जो है वो चेंज होता है. ओके, तो 6 कार्बन जो है वो 3 कार्बन में रिड्यूस होके जो है वो पायरुवेट में ब्रेक डाउन हो जाएगा. और उसके बाद जो है वो फर्दर प्रोसेसेस होती हैं, फर्दर ब्रेक डाउन होगा पायरुवेट का इनटू CO2, और वेरियस कंडीशंस में जो है वो वेरियस
तरीक़ों से जो है वो यहाँ पे परफॉर्म हो सकता है। सो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज जो है वो दोनों ही टाइप के ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिनमें रेस्पिरेशन जो है चाहे वो एरोबिक कंडीशन है चाहे वो एनारोबिक कंडीशन है, ओके, तो सभी में जो है वो साइटोप्लाज्म में ही होगी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पे होती है ये वाली प्रोसेस, मीन्स ग्लाइकोलिसिस, ओके। तो ग्लाइकोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। सो यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का इनटू पायरुवेट, और ये वाली प्रोसेस ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, चाहे वो और हमारा एरोबिक है चाहे है एनारोबिक, दोनों में जो है वो एक ही जगह पे होगी, दैट इज साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, सेल के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में चेंज होगा। अब जो फर्दर प्रोसेस होगी मीन्स ब्रेक डाउन होगी पायरुवेट की, तो पायरुवेट जो है वो डिफरेंट कंडीशंस में, यानी कि क्या वहाँ पे ऑक्सीजन है, नहीं है, कम है, ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो वहाँ पे अलग अलग तरीक़ों से हो सकती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। तो बात करते हैं इन्हीं वेज की किस तरह पायरुवेट जो है वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस पे, और उनका एंड प्रोडक्ट जो है वो कैसे बनता है। तो चलिए करते हैं। तो ये जो था फर्स्ट स्टेप था, सभी में सेम होगा कि ग्लूकोज जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में जो है वो चेंज हो जाएगा, दैट इज पायरुवेट। और प्रोसेस कहाँ हो रही है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में। फिर आगे चलते हैं हम। अब पायरुवेट जो है वो फर्दर इसका ब्रेक डाउन होगा, ये एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है प्लस इससे जो है वो एनर्जी एमिट हुई। तो फर्स्ट वन कंडीशन है हमारे पास एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं एनारोबिकली मीन्स इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये वाली प्रोसेस जो है वो ईस्ट इसका एग्जाम्पल है, ईस्ट में होती है। और जब भी जो पायरुवेट है वो उसका ब्रेक डाउन होगा इनटू इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी में, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम फर्मेंटेशन। तो जब एब्सेंस होगी ऑक्सीजन की, मतलब ईस्ट में जो प्रोसेस होगी, तो क्या होगा, जो पायरुवेट होगा जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है वो चेंज हो जाएगा इनटू 2 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज इथेनॉल प्लस CO2 निकलेगी, प्लस साथ में एनर्जी का अमाउंट भी जो है वो यहाँ पे रिलीज होगा। ओके, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, और ये होगी इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड प्रोसेस, तो सेकेंड प्रोसेस में अब क्या होगा, ऑक्सीजन का लैक हो जाएगा। ओके, लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे होता है, फॉर एग्जाम्पल जब हम बहुत सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमें कई बार मस्कुलर क्रैम्प्स हो जाते हैं। ओके, क्रैम्प्स होते हैं, मसल फटीग हो जाता है, तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि हमारी मसल्स में जो है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। तो जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तब देखते हैं कि जो पायरुवेट होगा वो उसका ब्रेकडाउन कौन कौन से सब्सटेंसेस में होगा। तो ये होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे हुई कंडीशन, मसल्स में। ओके, मसल सेल्स में होगी। तो पायरुवेट जो है यहाँ पे लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, लैक्टिक एसिड प्लस साथ में एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। तो इसी लैक्टिक एसिड की वजह से जो है वो मसल फटीग होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, और इस पॉइंट को आप नोट करके रख लीजिए कि जो लैक्टिक एसिड होता है उसी की वजह से, उसी की फॉर्मेशन की वजह से मस्कुलर क्रैम्प्स जो है वो कॉज होते हैं। अब चलते हैं थर्ड प्रोसेस पे। तो थर्ड हमारे पास आएगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो मोस्टली हायर ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म होती है। तो ये जो अब यहाँ पे कहाँ पे होगा, ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा था साइटोप्लाज्म में, बट पायरुवेट जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी वहाँ पे, तो ये वाली प्रोसेस अब माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, सेल के अंदर ही एक ऑर्गेनली है माइटोकॉन्ड्रिया।
तो यहाँ पे अब पायरुवेट चेंज होगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस थोड़ा सा वाटर का अमाउंट यहाँ पे रिलीज होता है, प्लस साथ में जो है कुछ एनर्जी का अमाउंट भी जो है वो रिलीज होगा। तो यहाँ पे ओके ये मेन है। तो और जो CO2 है वो हम क्या कर देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। तो एनर्जी जो यहाँ पे रिलीज होगी अब वो जो है वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ओके, तो ATP मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। ओके, दिस इज एनर्जी करेंसी। मीन्स जब भी हमें एनर्जी की नीड होती है तब किसका ब्रेकडाउन होगा, इसी ATP का ब्रेकडाउन होता है। और अगर हमें कोई भी एक्टिविटी करनी है, लाइक कॉन्ट्रैक्शन करनी है, वॉकिंग करनी है, या फिर सेल में प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, या किसी सेल की फॉर्मेशन हो रही है, तो वहाँ पे ये जो ATP बन रही है वहाँ पे जाके जो है वो यूटिलाइज होगी। तो ATP जो है वो हमारी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है, एनर्जी का फॉर्म है, और इसे ही एनर्जी करेंसी जो है वो बोला जाता है। तो ATP जो है उसकी सिंथेसिस होती है जब ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है उसका इनटू CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ओके, तो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो गई इन द फॉर्म ऑफ ATP, और बाद में ये जो है वो स्टोर हो जाती है, और जब भी यूटिलाइज होना होता है तो यहाँ से ही यूटिलाइज होगी। सो जो एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे है वो टोटली डिपेंड कर रहा है ऑन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं या चाहे एनिमल्स हैं, उनको क्या चाहिए होता है, इंश्योर करना पड़ता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है वो ऑक्सीजन का इनटेक कर लें। ओके, तो डिफरेंट प्रोसेसेस अब वहाँ पे हो सकती हैं जिसकी हेल्प से जो है वो एक्सचेंज होता है गैसेस का, और जो मेन प्रोसेस होती है दैट इज़ डिफ्यूज़न। ओके, तो डिफ्यूज़न एक प्रोसेस है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सचेंज होते हैं, ट्रैवल करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, और इसी प्रोसेस के बेसिस पे जो है वहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसेस में। तो अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ऑक्सीजन की भी और CO2 की भी। तो प्लांट्स में जनरली हम देखते हैं कि जब उनको फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करनी होती है तो वो किसको यूटिलाइज़ करते हैं, CO2 को यूटिलाइज़ करेंगे, और वहाँ पे ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। लेकिन ड्यूरिंग एट नाइट जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होती है तो अब वो क्या करते हैं, जो भी शुगर जो उन्होंने डे टाइम में जिनकी फॉर्मेशन करी होती है, अब रात को उसको यूटिलाइज़ करते हैं। ओके, जो भी मीन स्टार्च बनता है, प्लस साथ में ऑक्सीजन बनती है, प्लस एनर्जी। ओके, तो वो यहाँ पे अब यूटिलाइज होगी, और क्या रिलीज होता है, अमाउंट ऑफ CO2। लेकिन जो अमाउंट CO2 का रिलीज़ करते हैं प्लांट वो बहुत ही कम होता है। ओके, बहुत कम होता है, लेकिन क्या करते हैं, प्लांट्स भी CO2 रिलीज़ करते हैं। तो ये पॉइंट भी जो है आपको नोट करना है कि प्लांट्स भी CO2 रिलीज़ कर सकते हैं, लेकिन अमाउंट जो है वो बहुत कम होता है। तो एनिमल्स ने भी अब बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो इवॉल्व कर रखे हैं फॉर टेकिंग O2 एंड गेटिंग रीड ऑफ CO2। ओके, तो डिफरेंट एनिमल्स में हमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे। अब जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में जैसे ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, तो ह्यूमन बींग्स में जो ऑर्गन हैं जो स्पेसिफिकली रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, दोज आर लंग्स। ओके, लंग्स। तो उसी तरह डिफरेंट जो लैंड एनिमल्स में हैं उनमें डिफरेंट जो है वो ऑर्गन इवॉल्व हो सकते हैं। और बात करें ऐसे एनिमल जो वाटर में रहते हैं, तो अब वो कहाँ से जो है वो ऑक्सीजन लेंगे, जो ऑक्सीजन वाटर में डिज़ोल्व होती है, तो वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन को का जो है वो वहाँ पे उसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो आप देख सकते हो कि एक्वेटिक वर्सेस टेरेस्ट्रियल एनिमल में डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो इवॉल्व हुए होते हैं, और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है,
लाइक गिल्स। ओके, तो वो गिल्स की हेल्प से रेस्पायर करेंगे। और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं लाइक ह्यूमन बींग्स, वो रेस्पायर करेंगे विद द हेल्प ऑफ लंग्स। तो अब बात करते हैं हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कि ह्यूमन में कैसे जो है वो CO2 और ऑक्सीजन का जो है वो एक्सचेंज होता है। तो चलिए करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। सो हियर वी हैव दिस डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो एज यू नो ह्यूमंस क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गैसेस का। CO2 जो है वो बाहर की साइड रिलीज होती है और O2 जो है वो अंदर वाली साइड जाएगी। मीन जब O2 को हम अंदर वाली साइड लेते हैं, मतलब उसको बोले इनहेल। ओके, इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल करेंगे CO2 को। ओके, सो दिस इज कॉमन। ओके, कॉमन नॉलेज, सभी को पता होगा कि CO2 बाहर निकालते हैं और O2 जो है वो अंदर की तरफ जो है वो इनहेल करते हैं। जब ऑक्सीजन लेंगे तो सबसे पहले क्या होगा ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं दोज आर लंग्स। ओके, लंग्स। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही हम जो एयर है उसको इनहेल करेंगे तो क्या होगा, कहाँ से जाएगी वो, थ्रू दिस नेजल पैसेज। ओके, यानी कि जो हमारे नॉस्ट्रिल्स होते हैं, तो नॉस्ट्रिल से जाएगा कहाँ पे, अंदर जाएगा, माउथ कैविटी है, फेरिंग्स से होता हुआ, लैरिंग्स से होता हुआ, फिर इंट्रैकियल रिंग्स से जो है वो पास होता हुआ चला जाएगा लंग्स में, जहाँ पे ये फर्दर डिवाइड होता है इनटू ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स एंड लास्ट जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दैट इज एल्वियोलाई। दिस इज लैरिंग्स, और लैरिंग्स को हम जो है वो साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, यानी कि जहाँ से साउंड निकलती है ह्यूमंस में। सो दिस इज लैरिंग्स। और नीचे हम देख सकते हैं कुछ रिंग्स टाइप स्ट्रक्चर है यहाँ पे, दीज आर ट्रैकिया। तो ट्रैकिया का क्या काम है, ताकि जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं वो कोलैप्स वहाँ पे ना हो। ओके, तो इजी पैसेज ऑफ एयर के लिए जो है वो ट्रैकियल रिंग्स यहाँ पे हेल्प करती हैं। और जो हमारा ये पैसेज होता है रेस्पिरेटरी पैसेज, दैट इज लाइंड बाय अ फ्लूइडी सब्सटेंस दैट इज नोन एज म्यूकस। ओके, म्यूकस जो है इसको लाइन रखता है, ताकि क्या हो, किसी तरह की फ्रिक्शन ना हो, प्रॉब्लम ना आए रेस्पिरेशन, ओके, रेस्पायर करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए म्यूकस जो है वो लाइन रखती है पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को। फिर नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं, ट्रैकियल रिंग्स। उसके बाद जैसे ही चेस्ट रीजन आएगा, ओके, थ्रोट, दिस इज थ्रोट। ओके, थ्रोट है, थ्रोट के बाद हमारा चेस्ट रीजन में आएंगे लंग्स। तो यहाँ से ये जो हमारा ट्रैकियल रिंग्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। दिस इज एक लेफ्ट होगा और सेकंड राइट वन। तो जो राइट होगा फिर उसके बाद जो है फर्दर जो है वो डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाएगा इनका। तो सबसे पहला जो डिवीज़न होगा दैट इज ब्रोंकी। ब्रोंकी और स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, जिनको हम बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। और फिर ब्रोंकियोल्स फर्दर जो है वो सबसे स्मॉल जो यहाँ पे होगा स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एल्वियोलाई में जो है वो डिवाइड हो जाती हैं। ओके, और एल्वियोलाई ही एक ऐसा रीजन है जहाँ पे मोस्ट ऑफ जितना भी हमारा ऑक्सीजन है या CO2 का ट्रांसपोर्ट यहीं पे होता है। ओके, एल्वियोलाई रीजन में। तो यहीं पे ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके ड्रॉ किया है। तो एल्वियोलाई जो है वो ऐसे दिखती हैं। ओके, दीज आर एल्वियोलाई, balloon like structures. Okay, so these are small but very important structures and they play most important role in the respiratory system. Okay, these are responsible for exchange of CO2 and oxygen inside lungs. जैसे रेस्पायर करेंगे रिब्स लिफ्ट हो जाएंगी, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा और चेस्ट कैविटी जो है उसका स्पेस जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और हमारे लंग्स जो हैं वो एयर फिल्ड हो जाते हैं विद ऑक्सीजन। तो अब जो CO2 होगी बॉडी पार्ट्स में,
ओके, CO2 कहाँ है, हमारे बॉडी के अंदर है, क्योंकि हमें उसको बाहर निकालना है। तो CO2 हमारी बॉडी से आएगी, कहाँ पे आएगी, इन एल्वियोलाइज के पास। ओके, एल्वियोलर ब्लड वेसल से होते हुए एल्वियोलाई के पास आएगी, और यहाँ से जो है वो फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू जो है वो हम एक्सहेल कर देंगे। और जो हमने इनहेल की होगी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे जो है वो एल्वियोलाइज में रहेगी, और यहाँ से एल्वियोलर जो ब्लड वेसल्स हैं वो उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगी टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ दी बॉडी, क्योंकि सभी सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो सभी सेल्स को ऑक्सीजन जाएगा, यहाँ से एल्वियोलाई से जो है वो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ जाएगा, एल्वियोलर ब्लड वेसल्स में, और एल्वियोलर ब्लड वेसल से चला जाएगा ईच एंड एवरी सेल ऑफ दी बॉडी। तो जब भी ये प्रोसेस होती है, मीन्स टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटिंग ऑफ CO2, तो क्या होता है कि इस टाइम के बीच जो है वो लंग्स में एक वॉल्यूम प्रेजेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं रेजिड्यूअल वॉल्यूम। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, रेजिड्यूअल वॉल्यूम। तो ये जो इन और आउट के बीच का जो टाइम होता है थोड़ा सा बीच में, तो लंग्स जो है इसको अपने में कंटेन रखते हैं कि, और उस वॉल्यूम को हम जो है वो रेजिड्यूअल वॉल्यूम कहते हैं, जो हमेशा लंग्स में जो है वो प्रेजेंट रहेगा। रेजिड्यूअल वॉल्यूम की हेल्प से जो है जो सफिशिएंट टाइम मिल जाता है कि ऑक्सीजन का इंटेक कर सके लंग्स, और CO2 को जो है वो उसको एक्सहेल कर सकें। सो दिस इज ऑल पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड रेजिड्यूअल वॉल्यूम। सो अब जो लार्ज एनिमल्स हैं, तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन को हमें ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाना है। तो इतने सारे सेल्स हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर हमें सीधा ही जो है वो ट्रांसपोर्ट करना हो। तो उसके लिए यहाँ पे अब स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, जिनको बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। ओके, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स में जो मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट रहता है ब्लड में, दैट इज हीमोग्लोबिन। तो सभी ने सुना होगा हीमोग्लोबिन के बारे में। सो हीमोग्लोबिन क्या है, ये एक पिगमेंट है रेड कलर का जो RBCs में प्रेजेंट रहता है, और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इनटू दी सेल्स। तो हीमोग्लोबिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। CO2 को बाहर लेके जाएगा और O2 को ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाएगा। तो ये सारा काम जो है वो इस हीमोग्लोबिन नेम के पिगमेंट का होता है। तो उसी तरह डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, और वो हेल्प करते हैं टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड CO2 इनटू देयर सेल्स। So this is all about human respiratory system and I hope आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।